हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, तो आप इनको लगातार लिखते रहें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पृथ्वी और उसके पर्यावरण की चिंता हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरागत सोच रही है। प्राचीन भारत में पर्यावरण को बिगाड़ने वाले बड़े शहर और धुआं उगलते कल कारखाने तो नहीं थे और न ही ग्लोबल वार्मिंग की दूर तक कोई संभावना थी, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ कृषि योग्य ज़मीन तैयार करने के लिए जंगल और वृक्ष तो तब कटने ही लगे थे। हमारे पूर्वजों को लगातार कटते वनों और वृक्षों के दूरगामी दुष्प्रभावों का आभास था। वृक्षों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रकृति को धर्म से जोड़ने के प्रयास शुरू किए। देवताओं में त्रिदेव के समानांतर उन्होंने पर्यावरण पर सबसे सकारात्मक प्रभाव डालने वाले 3 वृक्षों की त्रिमूर्ति तैयार की और उन्हें काटना वर्जित कर दिया। ये 3 वृक्ष हैं पीपल, वट और नीम। पीपल को ब्रह्मदेव का निवास, बरगद को शिव का और नीम को देवी दुर्गा का आवास बताकर उन्हें पूजनीय बनाया। लोगों के दिमाग में यह बात गहरे तक उतारने के लिए उन्होंने इन वृक्षों के इर्द गिर्द कई मिथकों और त्योहारों की रचना की। पैरा इन तीनों वृक्षों के अलावा औषधीय प्रभाव के कारण आंवले, शमी तथा तुलसी के पौधे को पवित्र घोषित किया गया। जीवनदायिनी नदियों को देवी और माँ तथा जलाशयों को देवताओं की क्रीड़ा भूमि बताकर उनकी निर्मलता की रक्षा के प्रयास हुए। प्राचीन भारत के तमाम मंदिर नदियों और जलाशयों के किनारे बनाए गए और उन मंदिरों के परिसर में पवित्र पेड़ों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया गया। हमारी प्रकृति में मौजूद जीव जंतुओं की पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें बचाने के लिए देवताओं का अवतार, वाहन या प्रिय बताकर उनके साथ हमारे सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने की चेष्टाएं हुई। पक्षी तो हमेशा से ही पर्यावरण के बैरोमीटर रहे हैं। जहाँ प्रकृति का सौंदर्य है, पक्षियों के गीत वहीं गूंजते हैं। पक्षी जिस भी जगह से दूरी बना लेते हैं, उसे अपवित्र और रहने लायक नहीं माना जाता। बहुत सारी आदिवासी परंपराओं में मनुष्य और पक्षियों का सनातन रिश्ता आज भी कायम है। आदिवासी संस्कृति में जब तक घर के छप्पर पर पक्षियों का कलरव न गूंजे, घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आरंभ नहीं होता। पैरा हमारी संस्कृति में कई देवताओं की कल्पना प्रकृति और पर्यावरण के रूपक की तरह की गई है। इसके सबसे बड़े उदाहरण गणेश है। गणेश का मस्तक हाथी का है, चूहे उनके वाहन है, बैल नंदी उनका मित्र और अभिभावक, मोर और सांप उनके परिवार के सदस्य, पर्वत उनका आवास है और वन क्रीड़ा स्थल। उन्हें गढ़ने में नदी गंगा की बड़ी भूमिका रही। गणेश का हरा रंग प्रकृति का और लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। 21वीं पेड़ पौधों की पत्तियों से उनकी पूजा होती है। प्रकृति में बहुतायत से मौजूद हरी भरी दूब उन्हें सबसे प्रिय है। मान्यता है कि आम, पीपल और नीम के पत्तों वाली गणेश की आकृति घर के प्रवेश द्वार पर लगाने से
घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रकृति के कई उपादानों के साथ कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान शिव, क्षीर सागर में शेषनाग पर आवास करने वाले भगवान विष्णु और मेरू पर्वत पर कमल के फूल पर विराजमान ब्रह्मा स्वयं प्रकृति के रूपक हैं। पैरा हमारी संस्कृति में पृथ्वी और उसके पर्यावरण के प्रति कैसी श्रद्धा हुआ करती थी, इसे वेदों की ऋचाओं से बखूबी समझा जा सकता है। ऋग्वेद में देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: जल, वायु और भूमि के देवता। देवताओं का यह वर्गीकरण हमारे पूर्वजों की पर्यावरणीय सोच के अनुरूप है। वेदों का संदेश है कि मनुष्य शुद्ध वायु में सांस ले, शुद्ध जलपान करे, शुद्ध अन्न फल का भोजन करे, शुद्ध मिट्टी में खेले कूदे और शुद्ध भूमि में कृषि करे तो उसकी आयु 100 वर्षों की हो सकती है। पैरा हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण का महत्व समझा और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पेड़ पौधों, नदियों, जलाशयों, वायु और जीव जंतुओं के इर्द गिर्द असंख्य मिथक और प्रतीक घड़े। कालांतर में वे तमाम मिथक और प्रतीक हमारे कर्मकांडीय आदर्श हो गए और उनके पीछे छिपे हुए उद्देश्य विस्मृति के अंधकार में खोते चले गए। परंपराओं की हमारी अधकचरी समझ के कारण पृथ्वी आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम जिस तरह पृथ्वी का दोहन, प्रकृति के साथ अनाचार और नदियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उससे पृथ्वी पर मनुष्य ही नहीं, हर तरह के जीवन के लिए खतरा उपस्थित हो गया है। लगातार जंगल कटने और बेतहाशा औद्योगिकीकरण के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, नदियाँ दूषित हो रही है, हवा में जहर घुल रहा है, दुनिया भर में ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की वजह से समुद्रों की सतह भयानक गति से ऊपर उठ रही है। यह भविष्य के एक और जल प्रलय की चेतावनी है। आज हमारी प्रकृति और पर्यावरण विकास की हमारी अंधी दौड़ की कीमत चुका रहे हैं। कल इसकी कीमत हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। पैरा पिछले कुछ सालों से न केवल हादसों में बढ़ोतरी बल्कि अनेक असुविधाओं के चलते रेलवे लगातार आलोचना का विषय बन रहा है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। ज़्यादातर आबादी यातायात के मामले में इसी पर निर्भर है। यह माल ढुलाई का भी बड़ा साधन है, फिर भी इस पर वैसा ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जैसा दिया जाना चाहिए। प्रायः इसके घाटे में चलने का तर्क देते हुए सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग टालने की कोशिश देखी जाती है। अब तो देश के कई स्टेशनों का रखरखाव और गाड़ियों का संचालन निजी हाथों में सौंप दिया गया है। इससे किराए आदि में बढ़ोतरी तो हो गई है, मगर गाड़ियों में सुरक्षा का भरोसा अब तक नहीं बन पाया है। पिछले करीब 25 सालों से यह बात दोहराई जाती रही है कि रेलगाड़ियों में टक्कर-रोधी उपकरण लगाए जाएंगे ताकि उनके आपस में टकराने की संभावना खत्म हो सके। इसी तरह रेल संचालन को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने की योजना पर भी लंबे समय से काम चल रहा है। गाड़ियों में अत्याधुनिक सूचना तकनीक और सुरक्षा उपकरण लगाने पर जोर दिया जाता रहा है ताकि
किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर गाड़ियों को संभाला जा सके, स्वतः रोका जा सके। स्टॉप समाप्त।